टुडे चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आज उन्होंने मेरे पास आकर अपना प्यार दिया। मेरी शिक्षा ग्रेजुएट है। राजनीति से पूर्व मेरे पिताजी, उससे पहले मेरे बाबा जी एक सीएन थे माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट में। मेरे पिताजी पोस्ट मास्टर रहे और एक प्रतिष्ठित किसान थे। मैं किसान का बेटा हूं। मेरी शिक्षा ग्रेजुएशन की जब पूरी होने के बाद, चूंकि मेरे बाबा और मेरे पिताजी इस क्षेत्र में प्रतिष्ठित समाज सेवी के रूप में उन्होंने काम किया था, उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैं अपने बाबा को बहुत प्यार करता था। और मेरे बाबा को पूरा क्षेत्र जानता है कि वो दानी बहुत थे। और यहाँ तक कि लोग कहते हैं, मैंने अपने आंखों से भी बचपन में देखा है कि अगर किसी गरीब भाई को किसी को देखते थे तो अपना बिस्तर भी उठा देते और यहाँ तक कि अपना कुर्ता पहना भी कुर्ता उठा के वो दे देते। मैंने अपने आंखों से देखा है। वही प्रेरणा मेरे हाथ में थी। तो जब मैं पढ़ाई से आगे निकला, चूंकि मैं अपने बाबा से प्रेरित पहले से था, तो मेरी में एक ललक थी कि मैं समाज का काम करूं। और इसी प्रेरणा ने मुझे राजनीति में लाई। मेरे बाबा हमेशा कहा करते थे कि मुकेश, तुम बहुत भावुक हो और धार्मिक भी हो। तुम चाहते हो गरीब, मैंने देखता हूं कि अगर गरीबों को देखते हो तो तुम अपना गरीब के दुख बटाने का प्रयास करते हो। इसके लिए तुम्हें राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। मेरे बाबा कहा करते और उन्हीं की प्रेरणा से मैं राजनीति। मैंने तो अभी आपसे इससे पहले कहा कि मेरे बाबा जो एक्सियन थे, मैं उनका बहुत लाडला पोता था। मेरा बाबा कहा करते थे कि मुकेश, राजनीति के प्लेटफॉर्म पर आकर ही किसी की मदद की जा सकती है और सच्चे दिल से अच्छी तरह से अगर किसी गरीब की उन्नति चाहते हो तो राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे आओ। उन्हीं की प्रेरणा थी। मुझे याद है, माननीय राहुल गांधी जी ने यूथ कांग्रेस का एक अभियान चलाया था, जिसमें यूथ कांग्रेस में वो जैसे इलेक्शन वोट पड़ता है इस प्रकार वोट पड़ा करता था। और उन्होंने एक अभियान चलाया कि हम जनता से चुने हुए आदमी को पार्टी संगठन में जोड़ेंगे। तो मैंने पहली बार देखा कि संगठन में और चुनाव आयोग जैसा चुनाव कराना, ये मैंने पहली बार सुना था। तो मुझे याद है, एक उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए थे आदरणीय वीरेंद्र सिंह राठौर जी, जो हरियाणा के थे, राजपूत समाज से थे। वो यहाँ के उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए हुए थे। महराज के जब आगमन हुआ उनका, तो मैं भी गया था उनसे मिलने के लिए। मैं उनसे प्रभावित तो था ही, लेकिन वो मुझसे कुछ ज्यादा प्रभावित हो गए और उन्होंने कहा कि मुकेश जी, मैं आपके घर चलना चाहता हूं। तो मुझे पहली बार में इतना बड़ा प्रभारी, और वो कह रहे मैं आपके घर चलूंगा। कल मेरे बात से प्रभावित थे, आए मेरे घर। फिर उन्होंने कहा कि उनके साथ 50 लोग थे। उन्होंने कहा खाना खाएंगे, घर पे खाना। अब आप भी समझ सकते हैं भाई, 100 आदमी का खाना तुरंत कैसे। उन्होंने कहा मैं अकेले खाऊंगा और लोग खाए। वो खाना बहाना था, वो मुझे जोड़ना चाहते थे। उन्होंने मुझे जोड़ा और मुझसे कहा कि तुम मुकेश राजनीति में आओ, चुनाव लड़ो। आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में 2009 और 10 में सबसे ज्यादा सदस्यता करने वाला व्यक्ति मैं, 2,36,000 सदस्यता मैंने अकेले की थी। और उससे डेलीगेट बनते थे। डेलीगेट सबसे ज्यादा मेरे बने और मैं चुनाव लड़ा तो मेरे सामने 5 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। 95% मतलब 5 वोट, केवल एक वोट अन्य प्रत्याशी को गया था और 95% वोट पाकर मैं लोकसभा कैसरगंज का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष चुना। तो पहला चुनाव ये आपको बता दिया कि लोकसभा का मैं चुनाव लड़ा यूथ कांग्रेस के संगठन का, 95% वोट पाकर विजयी रहा। काउंटिंग लखनऊ में हुई थी और
जैसे चुनाव आयोग काउंटिंग करा था, इस प्रकार कांग्रेस ने काउंटिंग कराई थी। फिर उसके बाद मेरी भी ललक बढ़ी भाई, जब मैं जीता और प्रॉपर जैसे लग रहा था कोई विधायक और सांसद चुनाव जीता, उस प्रकार जीत के आया। लोगों की बधाइयां मिलने लगी, माना मुझे लगा कि अच्छा है। 2011 में और वीरेंद्र सिंह राठौर जी ने मेरी मुलाकात आदरणीय राहुल गांधी जी से कराई। आदरणीय राहुल गांधी जी ने मुझे उस समय भट्टा परसौल का कांड सुना होगा आप लोगों ने, भट्टा परसौल अलीगढ़ में जो हुआ था, वहां के दौड़ा वो पदयात्रा निकाले थे। उस पदयात्रा की मुझे जिम्मेदारी आदरणीय राहुल गांधी जी ने मुझे दी। जो जिम्मेवारी दी, मैं 37 दिन अलीगढ़ में और हाथरस में रुका। उस 37 दिन के में सबसे बढ़िया पदयात्रा राहुल गांधी जी की मैंने कराई, ऑर्गेनाइज कराई। और वो पदयात्रा इतने गांव से, वहां के गांव को नगला कहते हैं, नगला, मैंने उन गांव से जो गुजारा। एसपीजी उस समय चाहती थी कि खेतों के बीच से राहुल गांधी जी को न ले जाया जाए, सड़क पे चले। मैंने राहुल गांधी जी से जिद किया, हमने कहा आदरणीय राहुल जी आप गांव को टच करिए, पदयात्रा का महत्व तब है। राहुल जी मेरी बात में मान गए। एसपीजी से कहा नहीं कि जो मुकेश ने रूट तय किया मैं उसी से जाऊंगा, और उसी रूट पे गए। और शायद पूरे देश ने उस पदयात्रा को राहुल जी का सराहा था, वहीं से राहुल जी प्रभावित हुए। 2012 में कांग्रेस का माननीय राहुल जी ने मुझे बुलाया। मुझे याद है मैं कम्युनिस्ट नगर में मैं भाषण दे रहा था। इतने में भाषण मालीराम दादाजी को इतने में फोन आया कि आदरणीय राहुल गांधी जी बात करना चाह रहे हैं, ये सत्य घटना है। राहुल जी का फोन बालानगर में आया, सुबह तुम्हें 7 बजे 12 तुगलक लेन पहुंचना। मीटिंग छोड़ के मैं वहीं से भगा गया। रात में रिजर्वेशन भी नहीं था। जैसे जैसे ट्रेन में टिकट नहीं था। मैं याद है जहाँ लॉन्ड्री का कपड़ा रखा जाता है उस पर मैं लेट कर सो कर गया था। राहुल जी मिले। राहुल जी ने सुबह मुझसे कहा तुम्हें चुनाव लड़ना होगा और तुम जाओ प्रयागपुर, दोबारा अब दिल्ली मत दिखाई दे और जाइए जनता की सेवा करिए। मैं उसी के बाद चला आया। राहुल जी ने मुझे टिकट दिया, मैं विधायक चुना गया। ये मेरी माँ ब्लॉक प्रमुख प्रयागपुर का चुनाव लड़ चुकी और बीडीसी का चुनाव, चूंकि बीडीसी आप भी जानते, बीडीसी पहले लड़ा जाएगा फिर प्रमुख ही होगा। तो मेरी मम्मी 84% मत पाई थी। मेरी मम्मी ब्लॉक प्रमुख, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मेरी मम्मी चुनाव लड़ रही थी समाजवादी पार्टी से। आदरणीय पप्पू सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे, देवेंद्र पांडे जी चुनाव लड़ रहे थे, गंगोत्री सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे, रायडी के वो वर्मा जी थे, नाम दिमाग में नहीं आ रहा। जहां तक अनुभव की बात है, पूरे जीवन परिश्रम करने पर लोगों को जनसेवा करने का अवसर एक प्लेटफॉर्म पे संवैधानिक व्यवस्था में नहीं मिल पाता है। मुझे पहली बार जनता के मध्य सेवा करने का मौका मिला तो मैं अंदर से बहुत खुश था। सभा में कोई ऐसा दिन जब सदन चली हो, कोई ऐसा दिन नहीं था। प्रथम सदन से लेकर 16वीं विधानसभा में मैं विधायक चुना गया था, उसके प्रथम सदन से लेकर मेरी 52% केवल उपस्थिति थी और 52% उपस्थिति में 581 क्वेश्चन अकेले मैंने विधानसभा प्रयागपुर के लिए पूछा था। और द हिंदू अखबार ने लिखा कि यूपी असेंबली में 403 एमएलए में मुकेश श्रीवास्तव ने 581 क्वेश्चन पूछकर टॉप किया है। और मुझे याद है कोई दिन सदन का ऐसा दिन नहीं होता था जहां पहले मेरे क्वेश्चन से सदन की शुरुआत न होती। मैंने जनहित के मुद्दे उठाए, विकास के मुद्दे उठाए। मुझे याद है मेरी विधानसभा में 646 गांव में बिजली नहीं थी,
लोग चार्ज कराने के लिए मोबाइल ढाबलियों पे जाते थे। 643 गांव में मैंने विद्युतीकरण कराने का काम किया था, केवल और केवल विधानसभा में आवाज उठा। विधानसभा में जब मैं आवाज उठाता था, बोलता था, पहली की बार गया था, तर्कसंगत बात रखी, विकास की बात रखी, विपक्ष का एमएलए था। उसके बाद भी माननीय सदस्यगण मुझे सुनते। मुझे याद है विपक्ष के जो इस समय भाजपा के बड़े बड़े लीडर हैं, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय हुकुम सिंह जी नहीं रह गए, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी हैं, राधा मोहन दास अग्रवाल जी हैं, कई ऐसे बड़े नेता, हमारी माननीय उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अंबिका चौधरी जी, राम गोविंद चौधरी जी, मैं नाम बताता हूं। ये वक्त ये सदन के वो लोग थे, माननीय आजम साहब, ओम प्रकाश जी, इन लोगों ने सदन में और हमको वो सम्मान, वो प्यार दिया। विपक्ष होने के बावजूद भी ये लोग मुझे पकड़ चिपका लेते कि मुकेश तुम पहली बार सदन में आए हो, आखिर तुम्हें नियमों की जानकारी कैसे है और इतना अच्छा बोल कैसे लेते हो? क्योंकि मेरी में ललक थी सामाजिक सेवा करने की। देखिए, मीडिया को तो ये चाहिए उसकी अच्छाइयों को भी और बुराइयों को दोनों को चाहिए, क्योंकि मेरे में भी अगर कमी होगी तो आपसे ही निकल के आएगी। आपने 2016 की घटना का जिक्र किया कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया मैं उससे डर के गया। सीबीआई का आरोप लगा था, वो एजेंसी भारत सरकार की। भारत में सरकार किसकी थी? कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, ये ईमानदार पार्टी। यहाँ पे वैमनस्यता की पार्टी नहीं है, राजनीतिक विध्वंसता की पार्टी नहीं कि राजनीतिक विध्वंसता से फंसा दी जाए। और जो गलत किया, सही किया वो सही किया है, ये पार्टियां तय करती थी। विध्वंसता से कभी काम नहीं किया। मैं कांग्रेस पार्टी में था, और यही नहीं, आदरणीय राहुल गांधी जी ने हिंदुस्तान में 22 लोगों की टीम बनाई थी। उस हिंदुस्तान के 22 टीम में से एक मैं था। मैं 5 स्टेट का प्रभारी रहा, राहुल जी ने बनाया था। बिहार, झारखंड, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, 5 स्टेट का मैं प्रभारी रहा। मैं जानता था मैं बेदाग हूं। मैंने कभी भी आदरणीय राहुल जी से नहीं कहा कि भैया मुझे, मेरे ऊपर ऐसे ऐसे घटना हो गई, क्योंकि मैं जानता था मैं बेदाग हूं, मैं निर्दोष हूं। जब मैंने कोई कृत्य ही नहीं किया, आज नहीं कल तो साबित होगा। तो अगर मैं गलत होता तो मैं सबसे पहले राहुल जी से जाके कहता, जो व्यक्ति 5 स्टेट का प्रभारी रहा हो, टिकट मैं बांटा हूं 5 स्टेट का, मैंने टिकट बांटा राहुल जी का कांग्रेस पार्टी में, मैं जा सकता था, राहुल जी से कह सकता था, बगल बैठता था, हर चौथे पांचवें दिन उनके साथ बैठता था। लेकिन मैंने कभी, ईश्वर साक्षी, मैंने कभी राहुल जी से नहीं कहा कि भैया मुझे बचा लीजिए, मुझे, क्योंकि मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया। जो मेरे ऊपर आरोप लगे सब राजनीति के, कौन नहीं जानता? ये बहरा यहाँ की राजनीति कितनी गलत राजनीति है, इससे कौन अछूता है? मुझे जबरन जबरदस्ती, आप उसको पढ़ेंगे, जानते क्या आरोप है, कितना बड़ा आरोप है, आप सुनेंगे आप भी दंग रह जाएंगे। किसी में 17,000, किसी में 23,000, और जांच एजेंसी कौन सी थी? क्या इतनी बड़ी एजेंसी, 17,000 का आरोप, और वो भी कहा जा रहा है कि ये कंट्रोलर थे। तो नया, ये तो नया शब्द मैंने सुना, कंट्रोलर। लेकिन चूंकि मैं गलत नहीं था, मुझे ईश्वर पे भरोसा है। एक ही सत्ता है, ईश्वरीय सत्ता। मैं हमेशा अपने साथ ईश्वर को भी रखता हूं, क्योंकि ईश्वर से बड़ी कोई सत्ता नहीं, वही न्याय मिल सकता है। मैंने सब कुछ उन्हीं के ऊपर छोड़ा था। 2016 में जाने का कारण का विधायक, कांग्रेस पार्टी का विधायक था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं विपक्ष में बैठता था। आदरणीय नेता सदन, सत्ता पक्ष के सदन, वो नेता सदन कहे जाते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ थे। मेरे विधानसभा के प्रश्नों पर, मेरी विधानसभा में आवाज उठाने को लेकर आदरणीय अखिलेश यादव जी मुझसे इतना प्रभावित थे कि मुझसे कहे, मुकेश तेरी जगह वो नहीं, तेरी जगह यहाँ है।
तेरी जगह वहां नहीं, तेरी जगह यहां है। फिर मुझे याद है, मैं विपक्ष का विधायक, मेरे प्रयागपुर में तहसील नहीं थी। आप लोग याद करिए, आप लोग विशेषरगंज से हैं, हम लोग का जनपद श्रावस्ती जोड़ा गया, बहराइच जोड़ा गया, कितने बार हुआ, तहसील की मांग हुई। उसी तहसील के मांग में आदरणीय राजनाथ सिंह जी सीएम थे, कितना बवाल हुआ, तहसील नहीं आया। मैंने, याद करिएगा, आपके गांव पंचायत में भी मैंने सरेआम मंच पे कहा था कि मैं विधायक बनूंगा तो सबसे पहले तहसील प्रयागपुर को लेकर आऊंगा। मैं विपक्ष का था। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो इस समय हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय अखिलेश यादव जी से मैंने कहा कि भैया मेरे विधानसभा में आप प्रयागपुर को तहसील बना दीजिए। उस घटना को आप सुनेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा मुकेश तुम सदन में आवाज उठाओ। माननीय अखिलेश यादव जी के कहने मैंने सदन में, ऐसा व्यक्तित्व का धनी कि अपनी सरकार के खिलाफ, और मुझसे कहते कि मेरे प्रश्न उठाओ। मैंने प्रश्न उठाया तो प्रश्न में लिख के आया कि 32 लेखपाल क्षेत्र है इसलिए इसको नहीं बनाया जा सकता। मैंने गया, आपने कहा आपने तो हमको फंसा दिया, 32 लिख के आप तो मिलने नहीं है। कि अच्छा सुनो, तुम अगला क्वेश्चन कर लेना कि सबसे छोटी कौन सी है तहसील और सबसे बड़ी तहसील उत्तर प्रदेश कौन है, सदन में पूछ लो। अगले दिन सदन में मैंने रखा और लिखित मेरे पास जवाब आया, एक अमरोहा, एक मुझे याद है कौशाम्बी साइड में, लिख के आया कि 2 तहसील सबसे छोटी है और इतने लेखपाल क्षेत्र। फिर 1 महीना लगातार सदन चला था, मुझे याद है, पहला सदन मैंने उस सदन में रखा कि जब 28 लेखपाल, इतने लेखपाल क्षेत्र पर तहसील बन सकते हैं तो मान्यवर मेरे साथ तो नहीं। तो आदरणीय आजम साहब संसदीय कार्य मंत्री थे, चूंकि जवाब संसदीय कार्य मंत्री जी को देना होता है। आदरणीय अंबिका चौधरी जी राजस्व मंत्री थे, आदरणीय अंबिका चौधरी जी खड़े हुए। फिर आजम साहब ने कहा कि कुछ जगहों पर नियमों में छूट दी जाती है। तो नेता सदन जी बैठे हुए थे, मैंने नेता सदन माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ इशारा करके कहा, मैंने कहा इतने दयालु प्रवृत्ति के नेता सदन जो राजा इसमें बैठे हैं, एक जगह के लिए न्याय कर रहे हैं और यहाँ इतने तो आप सहृदयी हैं, प्रयागपुर के लिए भी नियमों को शिथिल कर लीजिए। मुझे याद है, चूंकि उन्हीं का जाल बुना हुआ था, देना चाहते थे तहसील, और उन्होंने कहा, सदन में कहा प्रयागपुर को तहसील की घोषणा की जाती है। ये पहली बार सदन में अगर किसी ने किया है तो माननीय अखिलेश यादव जी ने। मैंने कहा गल्ला मंडी नहीं है, दे दिया। मैंने कहा फायर स्टेशन नहीं है, आदरणीय अखिलेश जी ने फायर स्टेशन दिया। मैंने कहा मेरे प्रयागपुर को नगर पंचायत बना दीजिए, आदरणीय अखिलेश जी ने नगर पंचायत बनाया। मैंने कहा मेरे यहाँ विधानसभा में बिजली घर नहीं है, आप जान लो 3 बिजली घर, आपके विशेषरगंज में बरगदही, हुजूरपुर के चिरैया टांड और प्रयागपुर में प्रयागपुर, 3 बिजली घर राष्ट्रीय अध्यक्ष देने काम किया। और मैं न्यूज चैनल के माध्यम से एक ऐसी बात रखना चाहता हूं, जो मेरे जीवन का सबसे यादगार पल, चुनावी वर्ष था, अधिसूचना जारी होने वाली थी 2016 की, मैं कांग्रेस पार्टी में था, मेरे यहाँ की बहुत सारी सड़कें खराब थी। मैं 11 रोड का प्रस्ताव लेकर गया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस रोड को मंजूर कर दीजिए। उन्होंने कहा पैसा खत्म हो गया। उन्होंने डे अफसर को बुलाया, प्रांजल यादव जी थे, प्रांजल जी ने कहा कि सर पैसा नहीं है। तो अखिलेश जी ने, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहता हूं भाई अब इस समय, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, उसे वर्तमान मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा मुकेश को देना है। मुझे याद है वो 3 रोड पे गोला बनाने लगे। मैंने वर्तमान मुख्यमंत्री जी का हाथ पकड़ लिया था ऐसे और कहा भैया पूरे पर गोला बना दीजिए, कोई पकड़ ले। ऐसा व्यक्ति जिनका मैंने हाथ पकड़ लिया वर्तमान सीएम का, उनका भैया 11 पे घुमा दिया, उन्हीं हाथों पकड़ के अपने घुमा दिया। कोई सीएम को घुमा सकता है? क्या ये संभव है? मैं चैनल के माध्यम से कहता हूं, क्या ये कभी संभव है कि मैं आपका हाथ पकड़ के और घुमा दूं? वर्तमान सीएम का हाथ पकड़ के और गिरोह पे घुमा दिया वहां से, और कहे अच्छा वो जो वहां का पैसा दिया काट के इसको दे दो, मुकेश को दे दो, जीत जाए। हाँ, एक शब्द पूछा था, जीत जाओगे? अगर जीत जाएंगे भैया, एक हाथ दे दो 11 को। ऐसा उन्होंने मुझसे कहा मुकेश
तुम्हें मेरी पार्टी में आना, मेरे साथ। आप बताओ, विधायक जनता ने मुझे बनाया था। जनता ने यह नहीं कहा था कि आप जाओ सरकार बनाओ। जनता विधायक चुनती, सरकार नहीं चुनती। सरकार जब सारे लोग जीत के आते, जिसकी संख्या बल ज्यादा होती है उसकी सरकार बनती। जनता का तो दायित्व विधायक बनाना, और विधायक का दायित्व है सरकार विकास करना। विधायक के रोवे कि मेरी तो सरकार नहीं है, मैं क्या कर ले तू, ऐसा थोड़ी नहीं चलेगा। जनता विधायक सांसद बनाती है, सरकार चुने हुए सांसद और विधायक बनाते हैं। तो जनता का विकास का काम विधायक का दायित्व है। मेरा दायित्व था विकास का, और विकास दिया था माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने। मैं उनके एहसान के तले था। विधानसभा पयागपुर जिस जनता ने मुझे जीत के भेजा था, उस जनता के सम्मान में श्री अखिलेश यादव जी ने काम किया था। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के एक ही आवाज पर, एक ही बुलावे पर, एक ही बार कहने पर मैं समाजवादी पार्टी का दामन थामा। और ये भी आपसे बता दूं, मैं जब आने लगा तो मैं राहुल जी के पास गया, और आदरणीय परम सम्माननीय, जिनको पूरा आज देश प्यार करता है, माननीय राहुल गांधी जी से मैंने कहा, जो भावी प्रधानमंत्री है, मैंने उनसे कहा कि भैया हम पार्टी छोड़ के वहां जाना चाहते, समाजवादी पार्टी। उन्होंने कहा कि मुकेश पार्टी न छोड़ो, क्या कोई बात है? मैंने कहा भैया कुछ कारण मेरे व्यक्तिगत है, मैं जाना चाहता हूँ। एक बार भी उन्होंने मना नहीं किया। मैंने कहा ठीक है मुकेश, और जहां तुम्हें अच्छा लगे। मैं बता के आया था, और मैं आज फिर कहता हूं, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, देश का और प्रदेश का भविष्य इन्हीं दोनों लोगों में है, क्योंकि विकास परस्त है, विकास की सोच है, जनता का दुख दर्द जानते हैं, जनता के दुखों पर काम करना चाहते हैं। और मान लीजिए 8.5 साल में विधायक नहीं रहा। मेरा ना तो उद्देश्य पहले से था कि राजनीति पे आऊंगा तभी कुछ करूंगा, और ना ये उद्देश्य आज है कि राजनीति में आऊंगा, कुर्सी पाऊंगा तभी कुछ करूंगा। आप लोग प्रतिदिन मुझे देखते होंगे, विधायक था या विधायक नहीं, मेरे जन सेवा में और एक सच्चे सेवक के रूप में मैंने काम किया है, और जनसेवा को ही प्राथमिकता दी। हाँ, ये बात सही है कि जनता की सेवा के लिए संवैधानिक प्लेटफॉर्म चाहिए, जनता की सेवा के लिए संवैधानिक दर्जा चाहिए। तो मेरा मुद्दा है विकास का, मेरा मुद्दा है राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज हर 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के दायरे में खोले जाएं, क्योंकि घर के लड़कियां गाड़ियों पर बैठ के बाहर दूर सुदूर जाकर पढ़ना पड़ता है। मेरा मानना है कि मॉडल विद्यालय बनाया जाए। जिस फायर स्टेशन की स्थापना अखिलेश यादव जी ने, मुकेश श्रीवास्तव ने किया था, उसमें फायर की गाड़ियां खड़ी हों, संचालित हों। अन्य कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर मैं जनता के बीच में हूं। और एक सबसे बड़ा मुद्दा है, आप खुद समझ सकते हैं, जो सरकार किसान को खाद न दे पाई। आप बताइए, खाद के लिए जनता त्राहि त्राहि कर रही। आप क्या समझते हैं, खाद और दूसरा पानी न गिरना, फसल का उत्पादन आधा हो जाएगा, फसल का उत्पादन आधा हो जाएगा, और इस फसल के आधे उत्पादन से जो किसान मेरे हिंदुस्तान की रीढ़ है, जिस किसान के बदौलत हिंदुस्तान अग्रणी है, किसान की रीढ़ टूट जाएगी, किसान कमजोर हो जाएगा। कैसे वो अपना परिवार का भरण पोषण करेगा? आप खुद इस बात को समझिए। खाद नहीं दे सके, दारू की दुकान, अगर दारू की दुकान की व्यवस्था हो सकती थी तो खाद की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती थी? किसान कहां जाए? छुट्टा जानवर। एक तरफ छुट्टा जानवर के लिए किसान परेशान, दूसरी तरफ खाद, तीसरी तरफ पानी की समस्या, सूखा हो जाने का प्रकोप।
फसल गई। भाई एक गरीब को अगर अभी लड़की की शादी करनी है, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, 3 थान जेवर और 1 मोटरसाइकिल अगर उसके अपने दामाद को देना है, प्यार स्वरूप, उपहार स्वरूप देना है, तो उसका तो 2 बीघा गया, उसका 2 बीघा गया, 2 बीघा खेत बेचे करे। अरे उस अनाज से अपना भरण पोषण कर लेता था, अपने बच्चे को पढ़ाई करा लेता था, कैसे करेगा? मैं तो समझता हूं कि इस फसल के और खाद न मिलने से ये उत्पादन अगर आधा हुआ तो ये बहुत बड़ा, बहुत अन्याय होगा किसानों के साथ, बहुत ही अन्याय किसानों। इसका जिम्मेदार तो नेता, राजनीतिक व्यक्ति। भाई चीनी मिल जब यहाँ आई होगी तो यहाँ किसानों की जमीन ली गई होगी। बिल्कुल। किसानों के गन्ने का सर्वे कराया जाता है, किसानों को प्रेरित किया गया होगा गन्ना बोइए, किसानों को अन्य फसल से हटाकर गन्ने पे आकर्षण कराया गया होगा और किसानों को लालच दी गई होगी और खरीद लिया गन्ना, पैसा नहीं। आखिर यहाँ के, मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ के जो विधायक और सांसद हैं या जो सरकार है, ये उसकी जिम्मेवारी है कि जिस किसान का गन्ना चीनी मिल में गया है उस किसान के गन्ने का तत्काल वहीं पर भुगतान होना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए। नहीं मिल पा रहा, हम क्या कर सकते हैं? मैं आंदोलन कर सकता हूं, प्रदर्शन कर सकता हूं, धरने पे बैठ सकता हूं, वो सब हमने किया। विपक्ष में बैठकर जो मुझे करना था कर सकते, लेकिन मेरे पेन में ताकत नहीं, मेरे पास पेन नहीं है। पयागपुर का पेन तो वो दे दिया गया, जो बंदर के हाथ में दे दिया गया ना, बंदर को राजा बना दो और उससे कह दीजिए, तो वो डांट डांट कूद रहा है। और उससे पूछा काम कितना हुआ, तो कहा भैया मेरे कूदने दौड़ने में तो कोई कमी है नहीं। बंदर वाला पेन बंदर के हाथ में पकड़ा और दौड़ा दौड़ा घूम रहा, काम कुछ नहीं। संपत्ति पे अब आप बताइए, मेरी पयागपुर विधानसभा नहीं, समूचे पयागपुर विधानसभा के साथ साथ समूचे बहराइच और देवी पाटन मंडल के लोगों से पूछा जाए कि आदरणीय सुभाष त्रिपाठी जी के पास क्या था। कोट बाजार शिक्षा निकेतन में पढ़ाते थे, लोग बताते हैं बस से जाते थे और अब आगे ना कहलवाइए, उस शायद उधर से वापस लाने में जीप वाले भाग भी जाते थे, बिठाते नहीं थे। कोई पूछे पयागपुर जाना, कहते जाने नहीं, मुझे तो चिलवरिया तक जाना है। और उनके पास आज पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पंप, भट्ठे पे भट्ठा, स्कूल पर स्कूल, गाड़ियों पर गाड़ी, मकान पर मकान, और सुना है लखनऊ में होटल बन रहा है, सुना है एक बहुत आलीशान मकान बन रहा है। कहां से आया? कौन सा व्यापार सुभाष जी के यहाँ है? किस प्रकार का व्यापार सुभाष जी के यहाँ? अब आ जाइए, कहां से पैसा उनके पास? अब आ जाइए मेरी आय से अधिक संपत्ति पर, क्योंकि मैंने उन पर कहा तो मुझे अपने भी कहना, ये आरोप प्रत्यारोप नहीं, ये सत्य है। किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि आदरणीय सुभाष त्रिपाठी जी क्या से क्या हो गए, किसका लूटा हुआ ये धन है। अब मेरी अपनी गाढ़ी कमाई है, मेरी आय से अधिक संपत्ति के बारे में समझ सुन लीजिए। मेरे बाबा एक्सियन, मेरे पिताजी पोस्ट मास्टर, मैं एक प्रतिष्ठित किसान परिवार का बेटा, मेरे घर में पारिवारिक व्यापार। और जानते हैं आरोप क्या लगाया गया? आरोप लगाया गया आय से अधिक संपत्ति का कि 5 साल में 1 करोड़ कुछ लाख रुपया इन्होंने व्यय किया, 1 करोड़ कुछ लाख रुपया आय किया। बताओ, अरे मेरा परिवार प्रतिष्ठित किसान परिवार, मेरे घर में व्यापार, मैं विधायक था, विधायक के कार्यकाल में विधायक को भत्ते मिलते, वेतन मिलते हैं, और मेरी आय जितना मैंने इनकम टैक्स दिया है, मेरी और मेरी पत्नी ने जिस दौर में मुझे दिखाया गया है कि यह उस दौर में लगभग 3 करोड़ रुपए की आय थी।
अब जानते हो उसमें क्या नहीं दिखाया? मेरे आय में मेरी पत्नी का आय नहीं जोड़ा। अब बताओ आप, मैं तो जानता था पत्नी अर्धांगिनी होती है। अरे मैंने तो यही सुना है कि पत्नी और बच्चे एक परिवार माना जाता है। जबरदस्ती और जबरन मेरे पास तो एक प्रश्न का जवाब, कहां से फॉर्च्यूनर आई, कहां से होटल बन रहा, कहां से प्लॉट आया, कहां से भट्टा भट्टा, कहां से पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप है। अरे सैकड़ों बीघे जमीन लोगों के गरीबों की कब्जा की है। आप चले जाइए जमुना के बेल्ट में कृष्णा पिकर फील्ड के अगल बगल, देखिए कब्जा हुआ कि नहीं हुआ। यह झूठा आरोप था, राजनीति से प्रेरित। तो सच्चाई सामने रहेगी। बाबा का नाम स्वर्गीय बाबू बच्चू लाल। मेरे पिताजी 2 चैरिटेबल फाउंडेशन चलाते हैं, जो चिल्लाते नहीं, बताते नहीं। आप लोग भी कभी नहीं सुने होंगे, आज मीडिया के सामने पहली बार कह रहा हूं। न मेरे परिवार ने कभी कहा, और शायद मेरे साथ मेरे टीम के लोग भी नहीं जानते हैं कि हम चैरिटेबल फाउंडेशन चलाते हैं। कभी ये ढिंडोरा नहीं पीटा। मेरे पिताजी मन्नन देवी राजेंद्र प्रसाद चैरिटेबल फाउंडेशन, दूसरा बाबू बच्चू लाल फाउंडेशन, ये 2 चैरिटेबल फाउंडेशन, ये 2 फाउंडेशन चलाते हैं। इसमें निराश्रित, बेसहारा, बड़े बड़े लोगों की मदद करना, सहारा बनना इसका काम। बाबू बच्चू लाल फाउंडेशन ने एक योजना बनाई कि बाबू बच्चू लाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के नाम से हम एक कॉलेज बनाएंगे। आप भी जानते हैं कॉलेज बनाने के लिए उसकी विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, पेपर वर्क है। उस पेपर वर्क पूरा हुआ जो और हो रहा था। सुभाष त्रिपाठी जी को इसकी भनक लगी। अब इन्होंने सोचा प्रयागपुर में कोई कॉलेज खुल जाए, कोई अच्छी चीज खुल जाए, तो मेरी राजनीति तो खराब हो जाएगी, जनता आकर्षित हो जाएगी। सुभाष त्रिपाठी जी ने जो विपिन के सामने चुनाव लड़े थे, कपी सिंह नगर पंचायत अध्यक्ष का, उनके शायद चचेरे या सगे मौसी के लड़के, ये बालीमपुर के हैं, ब्रजेश, उनसे एक FIR लिखवाया सुभाष त्रिपाठी ने कि मुकेश और विपिन मेडिकल कॉलेज के नाम पर, नौकरी के नाम पर 50,000 रुपया मांग रहे हैं। आप बताओ, अरे मेरे जैसा व्यक्ति जो दिन रात जनता की सेवा करता हो, उसको बता दिया 50,000 रुपया नौकरी नाम पे घूस मांग रहे। और उस FIR को, इनका प्लान क्या था कि उस FIR को लगा के कर दे और इनको कोई भी कागज मिलने न पावे। FIR दर्ज कराकर और उस प्रोजेक्ट को इन्होंने रोकने का काम किया। और आप चले जाइए, इससे भी पेट नहीं भरा तो मैं डंक के चोट पर कहता हूं, सुभाष त्रिपाठी ने अपने आदमियों से उसका सिलापट भी चोरी करा दिया। चले जाइए, मुखड़ा मुखड़ा खड़ा है, आप देखो ना, ये हाल है। प्रयागपुर क्षेत्र का नुकसान हुआ, प्रयागपुर क्षेत्र का नुकसान हुआ। ये लोग विकास नहीं चाहते, आरोप लगाना चाहते। अरे तुम बड़ा बनना है, मुझसे बड़ी रेखा खींच दो, तुम भी विद्यालय बनाओ, कॉलेज बनाओ, कौन तुम्हें मना किया? अस्पताल खोलो, नर्सिंग होम खोलो। अरे भाई, मेरे घर के बच्चे डॉक्टर हैं, 8 बच्चे मेरे घर के डॉक्टर हैं। मैं हॉस्पिटल नहीं खोलूंगा तो क्या खोलूंगा? मेरे बच्चे क्या करेंगे? मेरे बच्चे जनसेवा करना मैं चाहूं, मेरे दिल में हो, तो यह हॉस्पिटल मेरे बच्चे प्रयागपुर क्यों खोलते? मेरे बच्चे हॉस्पिटल लखनऊ खोलते, दिल्ली खोलते, बहराइच खोलते, गोंडा खोलते। कुछ समझे तो इस बात को। 8 मेरे घर के बच्चे डॉक्टर हैं,
बहु डॉक्टर हैं और स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, ये भी नहीं कि प्लेन एमबीबीएस है, स्पेशलिस्ट है। एम्स में है, मेदांता में रहे, केजीएमसी में रहे, अपोलो में रहे। आखिर अपोलो, मेदांता, मेडिकल कॉलेज, केजीएमसी और एम्स में का काम किया वो बच्चा आपके पयागपुर में अगर वो यहां बैठ के हॉस्पिटल चलाता, किसको फायदा होता? मेरे बच्चे थे, मैं किसी को भी बीमार देखता अपने बच्चों से कहता था फ्री इलाज करा देना, पैसा मत लेना। मेरा तो अपने बच्चे पर हक है ना डांटने का। मैं क्षेत्र में रहता हूं, कोई भी गरीब आ जाता कि मेरे बच्चे को इलाज करा दो, मेरे पास नहीं पैसा है, तो जब आज तक मैंने कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया है, तो क्या मैं खाली हाथ जाने देता? लेकिन फर्जी मुकदमा सुभाष त्रिपाठी ने लिखाकर और यहाँ के हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट को उन्होंने रोकने का काम किया। मेरे बच्चे एम्स में, मेदांता, अपोलो, केजीएमसी पढ़े बच्चे, मेरे जगह पे कोई बाप होता तो उनको लखनऊ और दिल्ली उनको अस्पताल बनवा के देता कि यहां पढ़ाओ, यहां तुम अस्पताल चलाओ। लेकिन नहीं, मैंने कहा बेटा यही एक देहाती कहावत है, नार गड़ा है, यही नार गड़ा है, हम लोग का ये नार पयागपुर में गड़ा है। पयागपुर की उन्नति हमें चाहिए। मैंने अपने को सेका है, तपाया है इस पयागपुर के लिए, 10 साल से नहीं हूं। सब कुछ अपने गाड़ी कमाई का जनता के बीच खर्च करता हूं, किसी से लौंग नहीं लिया, कोई कह नहीं सकता कि किसी से लौंग लिया हो। कोई ना देखे, मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु देख रहे, ईश्वर साक्षी। लेकिन राजनीति है, जनता नहीं समझ पा रही। जितने जनता समझेगी तब तक बहुत देर हो चुका। ये मेरा एम है, ये मेरा प्रण है, ये मेरा सपना है, और सपना साकार होगा, प्रण पूरा होता है। आप भी जानते हैं प्रण की चीज हुई, कोई चीज पूरी होती है। कब तक बाधा आ सकता है, सूर्य में, भगवान जी में ग्रहण लग सकता है, लेकिन सूर्य भगवान जी के प्रकाश को कोई रोक नहीं सकता। सुभाष त्रिपाठी की हैसियत नहीं है कि सूर्य की किरण के प्रकाश की किरण को रोक सके, ये हॉस्पिटल को बनने से रोक सके। मेरे बच्चे डॉक्टर हैं, सेवा देंगे, और उस चिकित्सालय में, चैरिटेबल फाउंडेशन के चिकित्सालय में गरीब मरीजों को फ्री इलाज होगा, ये मैं भी डंके चोट पर आज ऑन कैमरा कह रहा हूं। और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर इलाज करेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी राजा थे, राजा के बेटे राजकुमार थे। मां सीता जी राजा की बेटी और राजा की बहू, चक्रवर्ती सम्राट की बहू। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे दुलारे राजकुमार। और सुबह पिताजी ने तय कर दिया कि बेटा तुम्हें कुरीतियों को समाप्त करना, राक्षसों को समाप्त करना है। गांव, गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, जो भी सब समाज के लोगों के साथ जाने जाओ, जो कुरीतियां जाके समाप्त करो और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करे, राक्षसी प्रवृत्ति का विनाश करे। राजा नहीं, सुबह राज तिलक करना था। पिता ने, गुरु ने टाइम, समय, मुहूर्त, शपथ का निकाला, लेकिन पिता ने कहा ना बेटा तुम्हें जाना। वो तो एक बहाना था जो बताया जा रहा, कुछ नहीं था। चक्रवर्ती सम्राट, महान व्यक्तित्व के धनी महाराजा दशरथ जी चाहते थे कि जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो नुकसान हो रहा है देश का, इसको रोका जाए। कैसे रोकते, कौन रोक सकता था? वो जानते थे ये साक्षात मेरे घर में प्रभु ने अवतार लिया। वो जानते थे मेरे घर में साक्षात प्रभु हैं, अब इनसे न करा पाया तो किससे कराऊंगा। राजा दशरथ जी ने इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी को उतार दिया मैदान में कि जाइए। वहां लालच नहीं थी, राजपाट त्याग दिया था। इसी प्रकार मेरा लक्ष्य है, मेरा ये दृढ़ निश्चय है, और मैं जनता की सेवा करने के लिए सब कुछ तैयार। निमंत्रण गया था और वो आए थे, तो उस मीटिंग से हटाया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अलोकतांत्रिक। ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ ना।
एक जनप्रतिनिधि को नहीं हटाया गया। उस जनप्रतिनिधि को हटाने का मतलब उस विधानसभा के 5 लाख 8 लाख आबादी के या वोटर्स को आवाज को दबा देना, एक गलत हुआ है और अलोकतांत्रिक। जागरण का मंच, माता जी का जगराता का कार्यक्रम गांव में पहुंचे, ये भी इनको भी बुलाया गया था। अब विधायक को बुलाया जाएगा, ये गए, इन्होंने मंच पे, एक लड़का आया, उस लड़के ने इनसे कहा कि विधायक जी मेरे पास आवास नहीं, पन्नी तान के रहता हूं, आवास दिला दीजिए। और विधायक जी जिस रास्ते से आए हो, आपकी भी गाड़ी अभी फंस गई थी, रास्ता नहीं, बहुत परेशानी है, रिश्तेदार आते हैं तो शादी ब्याह करने दो बार भाग जाते हैं, कोई रुकता नहीं है, विधायक जी रास्ता बना दीजिए। विधायक जी ने कहा कि तुम हिंदू नहीं हो, इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया अयोध्या जी में, और अभी तुम लोग कहते हो ये बनवा दो वो बनवा दो। तो उन्होंने कहा विधायक जी मंदिर बनाया बहुत अच्छा है, अरे हमारा पहले घर बनवा दीजिए जिसमें मैं रहता हूं, मेरे बच्चे पन्नी के नीचे पानी चू रहा है, और ये सड़क बनवा दीजिए, और मैं हिंदू ही हूं, मैं दलित समाज से आता हूं। इतना कहते ही सुभाष त्रिपाठी जी ने, विधायक जी ने अपने हाथों से उसको बच्चे को मंच पर मारा। उसके बाद उनके गुर्गे उसको उठा ले गए, गाड़ी के अंदर बिठा दिया, और गाड़ी के अंदर लात घूसों से मारे हैं। जब गांव भर लोग इकट्ठा हो, जब ये लोग जाने कि बवाल हो जाएगा, तब बच्चे को उतार के भाग के आए। क्या ये शोभा देता है? इनका आतंक, इनकी गुंडागर्दी। कोई लड़का फेसबुक पे लिखा दे, कुछ लिख दे, अभी अभिव्यक्ति की आजादी है। एक बच्चे ने केवल इतना लिखा था कि पार्टी कुछ भी हो, नेता मुकेश श्रीवास्तव से बढ़िया कुछ कोई नहीं हो सकता। उसके ऊपर FIR, यार इसमें क्या उसने गलत लिख दिया? इनसे अगर कोई इनको अपने कार्यक्रम में ना बुलावे तो 4 लुंगाड़ा भेज देंगे कि उनको क्यों नहीं बुलाया। इनका ये जो आतंक है, ये जो डर है, इनका जो ये भयाक्रांत करने का प्रयास करते हैं, फर्जी मुकदमा लगवाने का डराते हैं। मेरा पहला लक्ष्य इस जनता को, जनता के मन से इस डर को निकालना है। यह सबसे बड़ा मुद्दा है, काम करना नहीं, जनता को डरा देना। और सुन लीजिए, अब आ जाइए विकास पर। आप ऑन कैमरा लेकर घूमिए विधानसभा के गांव में, बताता चले जाइए। रोडों का हाल देखिए ना, आज भी लोग पन्नी तान के रह रहे हैं। सड़क की समस्या, बिजली की समस्या, पानी की समस्या। अस्पताल चले जाइए जरा एक बार, कभी अस्पताल का एक बार दौरा करिए आप। मैंने कभी सुना नहीं था स्ट्रेचर पे मरीजों का बेड बना दिया गया। आज जिला अस्पताल में मैं आ रहा था, जमीन में लोग लेटे हुए हैं मरीज। कौन सी व्यवस्था है ये? हॉस्पिटल पे चले जाइए, इलाज का दवा नहीं है। तो फ्री सिंचाई, फ्री पढ़ाई, फ्री दवाई, किसानों को खाद समय से, बाढ़ के प्रकोप को रोका जाए, किसानों के फसल की आय दोगुनी की जाए, अगर बारिश नहीं होती है तो सूखा घोषित किया जाए, किसानों को मुआवजा मिले। और एक और कहना चाहता हूं, कुछ विसंगतियां हैं जो जनता को लाइन लगाने के लिए मजबूर है। अभी आधार कार्ड से KYC कराना हो बैंक में, छोटा नाम में गड़बड़ी है तो नहीं हो रही है। प्रमाण पत्र कहते हैं हम लाओ, उसके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं। रामावती का रामवती लिख गया, नहीं होना है। रामवती कहां से लिखाने जाए? चक्कर काटते काटते भोर हुआ जा रहा है। इन विसंगतियों को भी दूर करने का काम, ये काम प्राथमिकता पे है। विकास मेरा मुद्दा है, छुट्टा जानवर मुद्दा है। किसान कहां चला जाए? गौशाला कहा तो गया, आप जरा जाइए गौशाला। आप लोग कभी गौशाला का निरीक्षण करिए। मैं आप सबसे निवेदन यही करना चाहता हूं कि मीडिया के लोग भी सच्चाई को दिखाएं और मेरे विधानसभा पयागपुर से सुभाष के आतंक और सुभाष के डर को कम करें।
क्योंकि ये जो बंदर घुड़की दिखाई जा रही है, डर है ना, इसको खत्म करने की जरूरत है। नहीं तो आने वाली पीढ़ी हम आपको माफ नहीं करेंगे और कहेगी कि मेरे पूर्वज कैसे थे जो इन दुष्टों से लड़े नहीं। उस दलित समाज के लड़के को जो भरे मंच पे सुभाष ने मारा है, ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है और ये आवाज दबने नहीं दी जाएगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मेरी बात हुई है, इस मुद्दे को सदन में भी उठाया जाएगा और उस परिवार को न्याय दिलाने का